जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा विहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल निकट शांति कुंज पोपतवाला हरिद्वार से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मुझे सर्च करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियो से लोग सुनकर सतर्क होएं, सावधान होएं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं हर समाज के हर एक व्यक्ति को अलर्ट करूं कि कैसे उत्तराखंड हरिद्वार पवित्र नगरी में कैसे कैसे देह व्यापार और भू माफिया बसे हुए हैं। यहाँ पर अब सच में योगी महाराज जी की बहुत ज़रूरत है, बुलडोजर बाबा जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ किया और तुरंत एक्शन, वो देते हैं असली में न्याय। आप लोग मेरी वीडियो सुनते आ रहे हैं और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि मेरी पुरानी एफबी अकाउंट उड़ा दी गई थी। उसमें मेरे लगभग 80 से 82 तक मेरे ज़िंदगी का सच मैंने उसमें डाला था। तो ये किसी हैकर्स के द्वारा मेरा एफबी अकाउंट उड़वाया गया है, जिससे कि इनको ये लगा, देह व्यापारी लोगों को और माफिया लोगों को, और मेरी सस रूमा बेरी और मेरे जेठ जी राहुल बेरी और अंजू बेरी जी को रन्ने देह व्यापारी लोगों को कि हम एफबी अकाउंट उड़ा देंगे। तो ये इसके जो एविडेंस है वो उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एविडेंस भी डाले थे। क्यों हो रहा है ये सब, आप जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और मेरी एफबी पर। मैंने नया अकाउंट फिर बनाया है ईशा बेरी के नाम पर। जो मेरी नई वीडियोस चल रही है वो पार्ट्स 80 के बाद सारी मैं बना करके हैंड टू हैंड डाल रही हूँ, और जो मैं स्टार्टिंग के डालूंगी या डाल रही हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बीच बीच में मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पुराने वीडियोस है, मैंने पेन ड्राइव में सेव किए हुए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी कितनी एफबी अकाउंट उड़ाएंगे। मेरी टंग थोड़ी स्लिप कर रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आज गले में इन्फेक्शन भी है, थोड़ा सर्दी में हो जाता है मुझे। अब मैंने ये आपको बताया था कि गंगा विहार कॉलोनी रूमा बेरी जी का घर नहीं था, कोठा था, कोठा नंबर 11 गंगा विहार कॉलोनी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। फिर मैंने अपना 2013 में 7 अगस्त को मैंने कोठा छोड़ दिया था रूमा बेरी का, क्योंकि इसने मेरे को गंगा जी में फेंक दिया था। जान से मारने की गई थी साजिश। ठीक, इसमें इनके इन्वॉल्वमेंट है राहुल बेरी जी और अन्य भूमाफिया दलाल। क्यों? क्योंकि मैं इनके कोठे में इनके काम नहीं आई, तो मैं इनके जान गई थी राज। तब से मेरे को आए दिन षड्यंत्र, साजिश, मारने की प्लानिंग, प्लॉटिंग सब करते आ रहे हैं माँ बेटे रूमा बेरी और राहुल बेरी और अंजू बेरी जी और अन्य इनके साथ बड़े बड़े पदाधिकारी, समझ लीजिए, आप समझ गए ना, और बड़े बड़े लोग जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सब इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है। और गंगा विहार के सारे लोग, ग्रुप ऑफ गैंग, महिलाएं और पुरुष, जिनके साथ मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। चलो वो मेरी सास थी, मेरे जेठ थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मैं अपने पड़ोसियों से पूछूं मैंने आपका क्या किया है? कभी कुछ किया है? मेरा जन्म नींबू घेर में हुआ है, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक गंगा विहार के सफ़र तक मुझे कोई पूरे एक हरिद्वार में आके बोल दे कि ईशा का व्यवहार खराब है, ईशा लड़ती है, ईशा गलत लड़की है, ईशा बदतमीज है, ईशा को मैनर्स नहीं है, ईशा को तमीज़ नहीं है, ईशा के अंदर प्राउड फील है, ऐसी कोई, या ईशा कोई किसी पे हंसती है, मजाक करती है, लूज वर्ड करती है, किसी को अपमानित करती है, नाजायज किसी को तंग करती है, किसी का छीन के खाती है, किसी पे अधिकार जमाती है, किसी पे गुंडागर्दी करती है, किसी को गाली देती है, किसी का मान सम्मान पे दाग लगाती है, किसी की चुगली करती है, किसी की निंदा करती है। प्लीज़ प्लीज़ वो मेरे को आके बताए, मेरे सामने बताएं, चाहे मीडिया में बताएं। मेरा बचपन से लेकर अब तक का जो रहा है व्यवहार आप सबके सामने है, कोई छुपा नहीं है। फिर भी आप लोग मुझे माफिया लोगों के नाम ले लेकर के मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। पालीवाल लोगों की नाम से तुम मुझे डराते हो। और एक गंगा विहार में भी धनराज सेठ जी हैं, मैं उन अंकल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, समझदार सब हैं। गंगा विहार कॉलोनी किसके नाम से फेमस है, ठीक है, लेकिन उनके नाम से भी मुझे धमकियाँ दी जाती थी पड़ोसियों के द्वारा
आज मैं 7 अगस्त को 2013 में जब अपनी रूमा बेरी जी का कोठा छोड़ के आ गई, तो मैं अपना ज़िंदगी का जो जीवन मैंने स्ट्रगल किया है वो मकान नंबर 18, जो ये मेरे स्वयं पति ने बनाया है अपनी कमाई से, मकान नंबर 18 राजकुमार और तिवारी जी के घर के सामने वाला घर। मैं यहाँ पे 7 तारीख को 7 अगस्त 2013 में शिफ्ट हो गई थी। अब मैं यहाँ से स्ट्रगल बताती हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने जीने नहीं दिया मुझे। मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरे हालात इतने ख़राब थे, क्योंकि उन्हीं दौरान आपदा भी आ गई थी केदारनाथ में, जिसके कारण हमें जूझना पड़ा मेरे हस्बैंड और मेरे को फाइनेंशियल से। ठीक है, हमने इतना स्ट्रगल किया इस घर में रह कर के कि आप ये सोच लो कि खड़खड़ी में एक लींगड़े की सब्जी उस वक्त 10 रुपए की एक गड्डी मिलती थी या 2 गड्डी छोटी छोटी मिलती थी, तो मेरे यहाँ डेली वही सब्जी बनती थी। मैं 10 रुपए की वो सब्जी एक टाइम बना करके 2 टाइम खाती थी और 1 पाव दूध लेती थी, जिसमें कि मैं सिर्फ 2 बार या 3 बार चाय, हम पतली वाली चाय पीते थे। मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे एडजस्ट किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त। ठीक है, जब मैं अलग हुई उस दिन मेरे पास गैस का चूल्हा नहीं था, बर्तन नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था। 3 दिन तो चूल्हा ही नहीं था। मैंने किसी को बताया भी नहीं। सिर्फ मेरे हस्बैंड नुक्कड़ समझ गए ना, कॉलोनी में जो दुकानें होती है चाय की, वहाँ से चाय और बिस्किट का पैकेट लेकर के हमने 3 दिन गुजारा किया, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं थी और गैस लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक, मेरे को उस वक्त भी किसी ने मदद नहीं करी और ना मैंने मांगी, ना मैंने हाथ फैलाए, मैंने कुछ नहीं करा। हाँ, मैं बेचल एम्प्लॉय की बेटी थी। मेरे पापा का जो पैसा था वो मैंने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था। अब मैंने सोचा था 10-20 हज़ार रुपये के लिए एक FD क्या तोड़नी है, जो मेरे को शादी करा के लाया है, जिसके कारण मुझे 1 साल मानसिक प्रताड़ना रूमा बेरी और राहुल बेरी और अंजू बेरी के द्वारा मुझे मेंटली हरेसमेंट होना पड़ा। तो मैं भी देखो मेरा पति मेरे लिए क्या करता है। तो इन्होंने फिर ये धीरे धीरे सामान सबसे पहले चूल्हा ही खरीदा, चूल्हा लिया, धीरे धीरे सामान लिया हमने। तो फिर उसके बाद कुछ पैसे मेरे अकाउंट में, जो मेरे अकाउंट में इसमें से मेरे पापा के जो पैसे पड़े रहते हैं, जिनके पैसों से मैं उनका शरारत करती हूँ, वो उसमें से मैंने उधार दिए फिर अपने पति को। मैंने कहा चलो अभी ये ले लेते हैं अभी, क्योंकि मैं उसमें से अपने पापा के नाम के उधार निकालती हूँ कि मैंने अपने पापा से उधार लिया है, और जब मेरे पास होता है तो मैं उसमें दोबारा डाल देती हूँ। मैं उस अकाउंट को अपना पापा का अकाउंट मानती हूँ, क्योंकि मैं उनका ही लेन देन जो भी उनके नाम का दान पुण्य करना होता है, तो मैं उसी अकाउंट से विड्रॉल करके मैं अपने पितरों का दान करती हूँ। तो मैंने ये स्ट्रगल झेला और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी उस वक्त। मैं अचानक फिर उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट हुई। मैं मार्केट गई हुई थी। अब सुनिए, गंगा बिहार के लोगों के आतंकी, और जिसके लिए मैं आज बोल रही हूँ, मैं उनसे भी सवाल आज पूछ रही हूँ इतने साल बाद। ये मकान नंबर 18 था, हम अलग हुए, मार्केट गए हुए थे ताला लगा करके। अब आप मुझे पुलिस भाई, प्रशासन, राजनीतिक दल के नेता, मंत्री और अन्य समाज, मुझे नीचे इसमें प्लीज कमेंट जरूर लिखना कि आप होते तो आप क्या करते। मुझे जरूर बताइएगा भाइयों और बहनों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, और अगर आज मेरे साथ हुआ है तो कल आपके साथ होएगा। ये मत सोचना कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त चुप बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही लड़ना बोलना ये सब पसंद ही नहीं था। मैं सिर्फ सब चुप रहती हूँ और अपनी अरदास ऊपर वाले के हाथ में दे देती हूँ कि आप देखो इस व्यक्ति को, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। हम मार्केट गए हुए थे मेरे हस्बैंड में। यहाँ पे गंगा बिहार कॉलोनी में एक सुशील भैया हैं, महाकाली स्टेशनरी वाले। वो स्टेशनरी का भी काम करते हैं और किराना का भी। ठीक है, उन लोगों ने, तब इनकी ये दुख शॉप नहीं थी, ये इन्होंने अभी खोली है 5-6 साल पहले इनकी शॉप नहीं थी। ये जस्ट हमारा एक पड़ोसी का घर छोड़ करके जो एक और घर है उसमें रहते थे। हम लोग घर में नहीं थे मेरे हस्बैंड में, हम ताला लगा के गए हुए थे। तो इस सुशील भैया ने हमारे घर का जो दहलीज होता है, जो पूरा दहलीज आप समझ रहे हो, एक रोड पे जो दहलीज होता है, मेन एंट्रेंस जहाँ होती है, जहाँ बड़ा गेट लगा होता है, वो पूरा का पूरा इसने तोड़ दिया था हमारी अनुपस्थिति में। आज मैं सुशील भैया से पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? आपको तो मैं जानती भी नहीं थी, आपसे तो कभी मेरी राम राम भी नहीं है और आज तक नहीं है।
शुरू से की तो बात छोड़ो, ठीक है। आपने हमारी अनुपस्थिति में पूरा घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, नुकसान पहुंचाया, अपनी पावर दिखाई है सुशील भैया ने हमें। और मैं आज भी इनकी इस हरकत के बावजूद भी मैं इनको सम्मान देती हूँ, ये है मेरा संस्कार, ठीक। लेकिन जब हम घर आए तो हमारी पूरी तहरीर टूटी हुई थी, हमें इतनी दिक्कत परेशानी हुई, हमें पता नहीं लगा कि किन्ने तोड़ा। फिर हमने आस पड़ोस से पूछा तो हमें आस पड़ोस वालों ने हल्का सा हिंट दिया इशारा करके। और सोचो जब हम घर में नहीं थे तो राजकुमार की फैमिली और दीप तिवारी जी की फैमिली इन्वॉल्वमेंट होंगी, क्योंकि जब सामने किसी पड़ोसी का थड़ा तोड़ रहा है एक व्यक्ति, एक पड़ोसी, पूरा बड़ा थड़ा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा चौड़ा है, जो इनने पूरा डैमेज कर दिया था, हथौड़े से तुड़वा दिया था, ये कह करके कि ये नाली में पानी फंस रहा था। आप मुझे बताएं कि अगर पानी फंस रहा था तो इसको हमारे को कहना था, हम सफाई कर्मचारी को बुला करके उस नाली को खुलवाते। अब तुम्हारी पीछे से उधर से पूरी कॉलोनी की गंदगी इधर आ रही है और मेरा लास्ट में घर है, तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। आप बताइए, पूरी कॉलोनी का अगर सारा कचरा मेरे घर के नीचे एक थड़े के नीचे फंस रहा है तो वो डंडा मार के भी खोला जा सकता है। सफाई कर्मचारी विभाग को बुला करके भी हम पैसे दे करके खुलवा लेते, हमें ये बताते तो कि हमें ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ नाली ब्लॉकेज हो रही है तो हमारे पीछे पानी भर रहा है। नहीं, ये तो ईश्वर जानता है कि इसने क्यों इस तरह से किया है, ठीक। इसने हमारे घर की दहलीज तोड़ी है, कहते हैं घर की दहलीज लक्ष्मी होती है, इसने लक्ष्मी पे वार कर दिया, ठीक। हम घर आए, पड़ोसियों ने हमें इशारा देके तो बता दिया कि ये है, लेकिन उस वक्त नहीं रोका कि भाई सुशील भैया, सुशील भाई जी आप क्यों तोड़ रहे हो, जब काका ईशा घर पे नहीं है थोड़ी वेट कर लो, अभी आ जाएंगे, मार्केट ही तो गए होंगे, ऐसे ऐसे उनके घर का नुकसान मत करो। नहीं नहीं, दीप तिवारी की फैमिली और ये राजकुमार की फैमिली, ये सब, राहुल बेरी जी, रूमा बेरी जी, ठीक है, ये गंगा बिहार में जितने भी हैं सामने, जो मेरे घर के 3-4 घर है, सब इन्वॉल्वमेंट थे। मतलब हथौड़े बज रहे हैं, मेरे घर में नहीं हूँ, मेरा घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मैं आज सुशील भैया से सवाल करूंगी, क्यों, क्या किया था हमने आपका? आपके घर में रह रहे थे, ये तो हमारी खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी, आपके घर में आके रहे हैं हमने आपको आज तक कभी बदतमीजी बोली, ठीक। पुरानी तुम बचपन की कोई फ्रस्ट्रेशन मेरे हस्बैंड से निकाल रहे हो, बेरियों से निकाल रहे हो, तो ईश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। मैंने आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना मैंने आपको कभी अपशब्द बोले, ना मैंने कभी कुछ आपके लिए बोला गलत, ठीक। जब हमें ये पता लगा कि इन्होंने तोड़ा है, तो मेरे घर में उस वक्त रेंट पे रहते थे जो बधाई लेते हैं लोग, आप समझ गए, जो शादी और बच्चा होने में जो आते हैं, अर्धनारीश्वर जो कहलाए जाते हैं, वो मेरे यहाँ रेंट पे रहते थे। उन्होंने मैं उस वक्त अकेली थी, फिर वो दीदी वो बधाई दे के आई हैं, फिर उन्होंने कहा अरे ये किसने तोड़ दिया, मैं कहा इसने तोड़ दिया। वो इन्हें जानती थी खड़खड़ी से ही, तो इन्होंने कहा चलो भाभी बैठ के बात करते, हुआ क्या था। तो मैंने जब बेल बजाई तो ये सुशील भैया ऐसे एटीट्यूड में आए जैसे मैंने इनका कर्जा देना है, बदतमीजी से दरवाज़ा खोला, हाँ बोलो। मैंने कहा भैया आपने ये क्यों तोड़ा? हाँ मैंने तोड़ा। मैंने कहा मैं ये तो पूछ रही हूँ कि आपने क्यों तोड़ा? हाँ मेरी मर्जी ना, मैं नाली ब्लॉकेज हो रही थी, यहाँ पे कूड़ा फंस रहा था, तो मैंने कहा मुझे बोलते। बोले क्यों, मैं तुझे क्यों बोलता है क्या तू मेरी? ये एटीट्यूड इनके अंदर है, ठीक। मैंने कहा सही बात है, मैं तो आपकी कुछ भी नहीं हूँ ना, आप तो मेरे एक भाई लगते थे, शायद आप वो भी नहीं हो आप। ये तो अब मैं आज इतने साल बाद ये राज खोल रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने कोर्ट में दिए थे, ये राज सब हटा दिए गए हैं सब, ठीक। सारी जू चपाटी गंगा बिहार में ये है बदमाशी। क्या करोगे यहाँ प्लॉट लेके? आप ये वीडियो बाहर पहुंचाए जरा, गंगा बिहार में प्लॉट लेके क्या करोगे आप? एक से एक बदमाशी चल रही है, औरतों की भी और आदमियों की भी, घर तक को नुकसान पहुंचा देते हैं, घर में चोरियां हो जाती हैं, कैमरे लगे होंगे तो औरतें भी पिट लेंगी, कैमरे में मार पिटाई दिख रही है पुलिस विभाग को, लेकिन वो वहां से फोटो से डिलीट कर ली जाती है, कैमरा से फोटो ले जाएंगे पुलिस वाले, वो डिलीट कर ली जाती है। कैमरे लगे हुए होंगे बहू बेटियों के ऊपर नजरों में, वो कैमरे नहीं हटेंगे इस कॉलोनी से, वो 24 घंटे चौकस रहेगा यहाँ पर। तो ये क्या करोगे आप गंगा बिहार में संपत्तियां लेकर के?
आप बताएं, जब एक से एक बदमाश बदतमीजी गुंडागर्दी नाजायज तंग करते हैं, या तो मंदा लगता है कि चलो बहस हो गई, आर्गुमेंट्स हो गई, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों पार्टी में। आप मुझे पुलिस विभाग का इस बात का जवाब देंगे? आपके घर को मैं आकर के थड़ा तोड़ दूं, मैं चौकी का भी तोड़ दूं, आप तो मुझे बिठा के बंद कर दोगे और चालान काट दोगे, 2 लाख और मुझे ठोक दोगे और पूरी जिंदगी कोर्ट में डाल दोगे मुझे। आप बताइए ना, आप इस गंगा अभियान में इतनी बदतमीजी बदमाशी हो रही है, आज मेरे घर के थड़े टूट रहे, कल तुम्हारे भी टूटेंगे। आज मेरे लिए कोई ऐसा बदमाश यहाँ है गंगा अभियान में, कल मैं दुनिया से चली जाऊंगी, कल तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कारण क्या है कि इस पूरी कॉलोनी में मैं सिर्फ बीजेपी की हूँ, ठीक है, और जबकि कोई मान्यता नहीं देती मेरे लिए, कोई बीजेपी कांग्रेस, कोई ना मुझे बीजेपी रोटी दे रही है ना मुझे कांग्रेस रोटी दे रही है। ठीक, मैं अपने पहले पिता की रोटी खाती थी, आज मैं अपने पति की खाती हूँ। मुझे कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे पार्टी दल से लेना देना नहीं है। मुझे, ठीक है, मैं भी एक देश की नागरिक हूँ, मेरा कर्तव्य है वोट डालना और अपना पार्षद को जिताना, वो मैं डाल रही हूँ। लेकिन 2013 में जब मैं अलग हुई, मैं सुशील भैया को जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, ठीक है, ये पता था ये मेरा पड़ोसी है, बस शक्ल देखी हुई थी इन दोनों मियाँ बीबी की मैंने, कोई राम राम नहीं थी, कोई आना जाना नहीं था। हमारी अनुपस्थिति में इन्होंने हमारे पूरा घर का दहलीज तोड़ दिया, जिसका फाइनेंशियल हमने भुगता खुद, ठीक है। 6 महीने तक तो हमने बनवाया ही नहीं था क्योंकि पैसे ही नहीं थे, टूटी हुई दहलीज में हम लांग लांग करके आते जाते थे। इन्होंने इतना बड़ा हमें मानसिक प्रताड़ना दी। आप मुझे बताइए, क्या किसी के घर को तोड़ना कानूनन अपराध नहीं है? क्या मैं उस वक्त पुलिस में नहीं जा सकती थी? क्या मैं उस वक्त कोर्ट नहीं जा सकती थी? जब मैं दीप तिवारी और राजकुमार जी के लिए जा सकती हूँ, तो मैं आपके लिए नहीं जा सकती थी? और आपने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था, इसकी तो सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है, और आप मुझे बना के भी देते इस घर को, दहलीज को, ठीक। और लेकिन मैं चुप रही, क्यों? क्योंकि जब मैं, आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं घर आई, फिर मेरे हस्बैंड ने, जब हमने घर छोड़ा था तो हमारी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जूते बज रहे, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी को फोन किया कि ऐसे ऐसे सुशील जी ने हमारा ये तोड़ दिया। क्या कहती है हमारी सास रूमा बेरी, अभी तो तू देख, तू भी टूटेगा, अभी तो तू भी टूटेगा। इस बात से आप क्या कहेंगे कि एकजुट है ना ये सब? तो एक माँ कह रही है अपने बेटे को, अभी तो तू भी टूटेगा, अभी तो दहलीज ही टूटी, देख अब तू तमाशा, तू जो घर छोड़ के गया जोरू का गुलाम बन के। क्योंकि माँ को ये लगता था कि बेटा कभी घर छोड़ के नहीं जाएगा और ईशा को घर से बाहर बेदखल कर देगा कि जाओ अपने घर या फिर कहीं सड़क पे रहो, ठीक है। लेकिन माँ की फ्रस्ट्रेशन ये थी, फिर यूँ बोली कि सुन, तू उससे कुछ भी लड़ ले, तू पुलिस में भी चला जा, तू कुछ भी कर ले, ठीक है। उसका पता है ना, वो भतीजा, वो जो उत्तम है, वो मेरे कहने पे चलता है। जी हाँ, उस वक्त उसकी माँ ने यूँ बोला। इधर मैंने राहुल बेरी जी को फ़ोन करा, मेरे हस्बैंड राहुल बेरी जी से बात नहीं करते थे, मैंने राहुल भैया को फ़ोन कर दिया कि भाई हम घर आए और ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई कि घर का दहलीज तोड़ दिया इन लोगों ने। क्या बोलते हैं बेरी साहब, राहुल बेरी जी, अरे तो मेरा क्यों नहीं तोड़ता कोई, तुम्हारा ही क्यों तोड़ता है? तुम गलत होंगे दोनों मियाँ बीबी, तुम लड़ते होंगे, तुम ऐसा कुछ काम करते होंगे। बता, देह व्यापारी खुद कर रहे माँ बेटे हैं, देह व्यापारी का काम खुद कर रहे और नाम हमारा लेके कर रहे कि तुम करते होंगे, तुम करते होंगे हैं। अब तक तुम चुप ही बैठे 12 साल से, हम देह व्यापारी कर रहे थे तो हमें तो बंद करा देते ना कोर्ट के अंदर। तुम चाहते यही हो मियाँ बीबी बंद हो जाए और पीछे से इसकी गंगा बिहार वाली संपत्ति खा जाए, देहरादून वाली संपत्ति खा जाए, और पिता की तो तुम डकार मार ही गए हो, दोनों माँ बेटे मेरे पिता की संपत्ति भी खा गए, ठीक। और हमें इतना टॉर्चर कर रहे, डिफेम कर रहे, बल्कि ये जेठ जिस कॉलोनी में माँ और भाई जिंदा हो, ठीक है, जिसकी इतनी पावर हो, डीएम दीपक रावत जी, आईएएस, आईजी, बड़े बड़े मंत्री, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस सबकी, इनकी तो चलती है, राहुल बेरी जी की, रूमा बेरी जी की, उसके बावजूद भी उनकी छोटी बहू के साथ अत्याचार किया जाता है, उसके घर को नुकसान पहुंचाया जाता है। आप मुझे पुलिस विभाग बताए, जब पेड़ को ये कहा जाता है कि तू जा पुलिस में, तो पुलिस में सप्तऋषि चौकी कौन से धनराज सेठ की है सबको पता है, वहां पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। मैं सरकार से कहूंगी आप सप्तऋषि चौकी बंद कर दें। इतने दुगले काम होते हैं ना यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं होती,
ठीक, ग्रुप ऑफ गैंग, अगर कोई महिला बोलती है तो ग्रुप ऑफ गैंग आ जाती है मारने और ग्रुप ऑफ पुरुष इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब इनकी गुंडागर्दी है कि या तो इनको इनके तलवे चाटो या फिर इनके बिस्तर गर्म करो, इनके देह व्यापारी में घुसो, इनके गंदे कामों में घुसो, चक्री खेले मेरा पति, जुआ सट्टा खेले मेरा पति, इसकी बीवी देह व्यापारी में लगे, हमें कमा के दे, तो ये गंगा अभियान में हम सुरक्षित है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो कहते हैं ना कि तालाब में रहना हो तो मगरमच्छ से वेर क्या करना, मतलब कि सारे के सारे हम उसी में इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम सुरक्षित है। अदरवाइज इनको हम चुप रहे हैं जबकि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें कुछ कहते नहीं है, किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना। उस वक्त बताइए आप इस गंगा अभियान में जब जेठ और मेरे राहुल बेरी जी की और रूमा बेरी जी की इतनी चलती है तो उसके बाद भी कहा जाता है कि तुम गलत हो, तुम्हें ही मारता होगा, तुम्हारा ही तोड़ता होगा, तुम ही लड़ते हो, मेरा क्यों नहीं तोड़ के गया। ठीक है, क्योंकि साजिश तुम्हारी थी माँ बेटों की कि अब तो ये नए मकान में शिफ्ट हो गया, अब इसे यहाँ पे तंग करो। यहाँ से तो भगाएंगे ना, जब यहाँ से दूर भागेंगे तभी तो पिता की संपत्ति खाई जाएगी, तभी तो हिमानी अरोड़ा को अपने में अंडरटेकिंग हाईजैक किडनैप करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ रहेगी तो फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। बड़ी साजिश इन्होंने दिमाग से रची पूरा कि इतना तंग कर दो कि दोनों मियाँ बीबी या तो मर जाएं या फिर इनके ऊपर इतने सारे झूठे एलिगेशन लगा दें कि एक दिन ये जेल में काटे और इनके पीछे से हम संपत्ति हड़प ले। इतने लालची हैं कि मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी नरक में कीड़े बने वो सब लगेंगे तुम्हें, सब। ठीक है, अभी देखे नहीं ना आपने, कैंसर ओपीडी में जाके देखना मरीजों को कैसे कीड़े लगे होते हैं उन बेचारों को। कर्मा तो सबको भोगना है, मैंने भी तो भोगा, तुम लोगों के साथ भोग रही हूँ ना, ये मेरा कर्मा ही तो है। तुम्हारे जैसा जेठ मिला जिससे मैंने एक उम्मीद करी ये मेरा रक्षक होगा, ये तो भक्षक बन गया हमारा, है ना। हमारी माँ ने हमें प्यार नहीं करा बचपन से, हमने सोचा तुम्हारी माँ हमें प्यार करेगी। आज पूरे हरद्वार में मेरे जो भी मुझे कहता है किसके घर शादी हुई है, बेरी क्या तू किन्ने करा दी, तुझे कैसे फंस गई इतने गंदे परिवार में। अरे रूमा तो बदमाश रही है अपने में, उसका वो बेटा वो तो दल्ला है, ऐसे बोलते हैं आपके लिए लोग। ठीक है, और तुम्हारी बीबी कहती थी मेरे पति के नाम से नाम चलता है तुम लोगों का। अच्छा, देह व्यापारी लोगों के नाम से नाम चलेगा, ऐसे नाम नहीं चाहिए मुझे। मैंने तो बेरी भी निकाल दिया अपने नाम से, वो तो मैं यूट्यूब पे बेरी पहले लिख दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन मैं अब बेरियों की बहू नहीं हूँ, मैं अरोड़ा थी और मैं अरोड़ा ही हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी जीने के लिए किसी का टैग नहीं चाहिए होता मुझे। ठीक, मेरे साथ पूरी ग्रुप ऑफ गैंग चाल खेली जा रही है। मैं सुशील भैया से पूछूं क्या गलती है, आप मुझे बताएं ना, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करूंगी। बताएं, मैंने आपको तो जानती भी नहीं थी। मैंने जब मेरे हस्बैंड ने रूमा बेरी जी से अपनी माँ से मदद मांगी तो उसने कहा कि जा रिपोर्ट कर ले, इसका तो भतीजा उत्तम सरकारी ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद बेरी साहब ने बोल दिया कि तुमने कुछ करा होगा गलत तभी ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, और फिर मैंने कहा, मैंने राहुल बेरी जी को बोला ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस में जाती हूँ, बड़ी कोतवाली जाऊँगी, यहाँ तो सुनेंगे नहीं। तो क्या बोले, तू बड़ी कोतवाली चली जा, सीओ सिटी चली जा, डीएम एसपी डीआईजी देहरादून नैनीताल कहीं भी चली जा तू। ठीक है, इसका जो भतीजा है ना, इसके भाई का लड़का वो उत्तम, ठीक है, वो तुझे नचा देगा क्योंकि वो हमारा मित्र है और वो इसका भतीजा है, वो अपने चाचा के साथ कोई वो गलत होने देगा। मैंने कहा, तब मुझे याद आया, याद इट मीन्स मुझे ये पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कि उत्तम भैया इनके ये चाचा जी है सुशील जी। क्यों उत्तम भैया मेरी शादी से पहले मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। जी हाँ, ये या तो वहाँ से चाल शुरू हुई है, मुझे समझ नहीं आया। मैं 11th 12th में उत्तम भैया से 3 साल तक ट्यूशन पढ़ी हूँ इंग्लिश की। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे पापा को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने मुझे 10th तक खुद घर में पढ़ाया है, उन्होंने मेरी कभी ट्यूशन नहीं लगाई थी। जब 11th और 12th में सिलेबस ज़्यादा हो गया तो उस ज़माने में इंग्लिश इतनी होती नहीं थी, तब मेरे पिताजी ने मेरी स्पेशल एक इंग्लिश की ट्यूशन लगवाई थी, जो मेरी ये ट्यूशन लगी उत्तम सर से। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड दीप्ति शर्मा कृष्णा गली खड़खड़ी में रहती थी, उसी ने मुझे टीचर ढूंढ के दिया था। फिर हम उसके घर में अब साइकिल से रोज़ दीप्ति के घर आती थी, शाम का ट्यूशन होता था तो मुझे उत्तम सर मेरे को ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन मेरे वो गुरु है। ठीक है, मेरे तो गुरु है, उनसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। जब मुझे पता लगा कि जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो
उत्तम सर के ये चाचा जी है। मैं तब चुप हो गई, मैं कोर्ट नहीं गई, ना मैं कोतवाली गई, ना मैंने कंप्लेंट करी। मन दुखा, आंसू निकले, बद्दुआ निकली कि जैसे मेरा हुआ ऐसे इसका नाश हो, और हुआ भी होगा इसका। ठीक, अंदर जो लगती है ना हाँ एक औरत की, हमारा घर का दहलीज तोड़ के चले गए और धमकी देते उत्तम भैया की, ठीक है, उत्तम सर की। लेकिन मैं चुप रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे टीचर है, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे शिक्षित बनाया है, फ्री में नहीं बनाया, फीस देते थे हम उनको। फिर भी कहते हैं गुरु गुरु ही होता है, गुरु का सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि संत के कपड़े पहनने वाला ही गुरु होता है। आजकल तो संत के कपड़े पहनने वाले भी आसाराम बापू और राम रहीम बने हुए हैं, लेकिन असली में गुरु वही होते हैं जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ते पे राह दिखाते हैं। इसीलिए मैं चुप हो गई। मैं आज भी उत्तम सर की इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उत्तम भैया की धमकी दी थी। और मैं सुशील भैया से भी कहना चाहूँगी, अगर आज मैं आपका थड़ा तोड़ जाऊँ दुकान का, तो आप तो गंगा बिहार में तूफान ला देंगे, तूफान, और वहाँ पे रोशनाबाद कोर्ट में भी। क्यों? क्योंकि आपका जो भतीजा है उत्तम सर, हमारे गुरु, ठीक, वो आप तो उन्हीं की धमकी दोगे और आप हमें तो कोर्ट पे खड़ा कर दोगे। ठीक है, आप ये भूल गए कि आपका जो भतीजा है मैं उसकी शिष्य थी, शायद आपको नहीं पता था। लेकिन मैं आज भी अपने गुरु की इज्जत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो पढ़ाया, उनके जैसा कोई टीचर मुझे मिला भी नहीं था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, उनकी पढ़ाने का तरीका एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना अच्छा डिसिप्लिन, मेरे लिए वो एक तरह से भगवान के रूप में थे, जिन्होंने मुझे इंग्लिश बोलनी भी सिखाई। मैं इंग्लिश में वीक थी, तो इंग्लिश की टीचर, मतलब इंग्लिश के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी मैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी थी बच्चों को पढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि हम ही मेहनत करते थे, मेहनत ये भी करते थे भैया कि हमारे साथ हमें इंग्लिश सिखाने में। चलिए, मैं आपको ये जानकारी देना चाहती थी, मकान नंबर 18 गंगा बिहार कॉलोनी से मेरा स्ट्रगल सुशील भैया से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बीच में आपको क्या लगा? मैंने आपको बताई सारी कहानी। क्या आपका दहलीज टूट जाए तो क्या आप कार्रवाई नहीं करते? या मुझे कर देनी चाहिए थी? या मैंने ठीक करा कि मैंने अपने गुरु शिष्य अपने गुरु उत्तम भैया का मान रखा? या फिर इनकी साजिश प्लानिंग थी मुझे, या फिर मुझे इस गंगा बिहार में इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए, इन्हीं की तरह बन जाना चाहिए, तभी मेरी ज़िंदगी बचेगी? क्या करना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद होगा, आपकी पीढ़ियों के साथ होगा। क्योंकि ये जो माफिया लोग, बदमाश लोग जो होते हैं ना, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये दबते नहीं, ये बढ़ते जाते हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को नाश कर देगी। आज मेरे साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ होगा। चलिए सुशील भैया जी, आप मुझे इसका रीज़न जरूर बता देना। मेरे मन में ये सवाल टिक टिक सारा दिन करता रहता है। जब भी आप मेरी नज़र में आ जाते हो तो ये सवाल होता है कि आपने मेरा क्यों तोड़ा था? किसी के कहने पे तोड़ा था, या आपको गुस्सा आ गया था कि आप अपने बीवी पे गुस्सा नहीं उतार सकते थे, सोचा काके का मकान ही तोड़ दो जाके? या मुझे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, फिर आपसे मैं आर्थिक हर्जाना ले लेती? या आपका एक इंटेंशन था कि भाई मानसिक प्रताड़ना देनी है? या फिर आपको ये जेलसी हो गई थी कि हम अपने नए मकान में क्यों आ गए? या फिर आप रूमा बेरी और राहुल बेरी जी के साथी हैं? साथी तो थे पहले आप राहुल बेरी जी के साथ, उनके मित्र थे, दोस्त थे, जो भी थे, क्योंकि उत्तम भैया भी तो इन्हें जानते हैं। या मैंने वो गलती करी कि मैंने अपने गुरु का सम्मान रख लिया, उत्तम भैया का, और मैं आज भी सम्मान रखती हूँ। मुझे वो जो कहेंगे मैं उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगी, क्योंकि गुरु के लिए अपनी जान देना गलत नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुझे बनाया इंग्लिश में, तो मैं उनका आज भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस मेरा चुप्पी होने का कारण यही था कि उत्तम सर मेरे गुरु थे, अदरवाइज मैं भी आपको कोर्ट में खड़ा कर देती, जैसे मैंने दीप तिवारी और राजकुमार लोगों को किया है। ठीक है, गलत तो गलत है। जब मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं करती हूँ तो मैं गलत क्यों सहूँगी? लेकिन बस यहाँ पे मैंने अपना हिसाब चुक दिया। कोई बात नहीं, हमारे सर हैं, उनके चाचा हो आप, कोई बात नहीं, परमात्मा देगा तुम लोगों को सजा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद क्या हुआ देखते जाइए, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। गंगा बिहार की आतंकियाँ, ठीक है? और फिर धीरे धीरे आपको मैं उन लोगों के नाम भी बोलूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के जो दंगे मचा रखे हैं ना, और मेरे नींबू घेर वाले मकान की जो इन्होंने
हड़प रखी है संपत्तियां और मेरी बहन को किया हुआ है गायब, जो मेरे को बहन से मिलने नहीं देते। माँ घर पे दिखा तो देंगे कि ये आ गई है मेरे को पागल टॉर्चर करने के लिए कि देखो आ गई है, और भी कहती है बहन नहीं है। बहन इनके साथ शामिल है, क्यों है, रीजन क्या है, वो समाज और सरकार देखे। मैं तो कहती हूँ आप हिमानी अरोड़ा को ही उठा लें, वही बताएंगी। और मेरे को दादा परदादा की संपत्ति में मुझे जाने क्यों नहीं दिया जाता। 3 ताले मेरे मकान में किसके लग रहे हैं? क्या वो मकान बिक गया है, या किसी ने हड़प लिया है, या मेरे लिए ही ताले लगे, या वो ताला रूमा बेरी का भी है, या फिर वो ताला भूमाफिया का है किसका? क्योंकि इनका बैठना शुरू से ही पालीवाल धर्मशाला माँ लक्ष्मी स्टूडेंट टेबल्स का था, और वहाँ मुझे घुसने नहीं देते हैं। मेरे पिता की संपत्ति में ये है यहाँ की गुंडागर्दी। हरिद्वार की क्या करोगे पवित्र नगरी में घर बनाकर। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और एक बात और कहूँगी, आदरणीय मदन कौशिक जी, जल्दी से यहाँ पर योगी महाराज जी की ज़रूरत है, बुलडोजर बाबा की। आप प्लीज़ उनको यहाँ पर बुलवाएं और उनको यहाँ पे मैं राजनीति के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको यहाँ पे हरिद्वार में शिफ्ट करें और वो भी यहाँ पर बुलडोजर चलाए ऐसे भूमाफिया लोगों पे और देह व्यापारी लोगों पे। मैं तो यही चाहूँगी, नहीं तो ये गुंडागर्दी करते हैं और नाम लेते हैं कि मदन कौशिक विधायक जी करा रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ऐसे आपको नाम भी बताऊँगी जो कहते हैं मदन कौशिक जी जिंदाबाद और चाल चलते हैं कोई और। आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक ने मुझे खुली धमकी भी दी थी कि बीजेपी वालों की हम तो उखाड़ के रखते हैं तुम्हारी नाक के नीचे से, हम तो तुम्हारा क्या क्या कर दे, हम में वो दम है। जी हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी उसका भी नाम। धन्यवाद।